कक्षा 6 अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री। उपादानम भवेत् तस्या मृत्तिका लोहमेव च, अर्थात मूषा यानी क्रूसिबल, जिसे पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक पात्र है। इसे बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री मिट्टी और लोहा है। हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। ग्रीष्म अवकाश के बाद घुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित हैं। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ करते हैं। शीत पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो? कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं और विद्यार्थियों से बातचीत आरंभ करती हैं। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं की ओर आकर्षित करती हैं। वह पूछती हैं, वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न हैं? उनके आकार और रंग क्या क्या हैं? जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव होता है? क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी हैं? सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं, जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि। किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। क्रियाकलाप 6.1 आइए पहचानें। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाएं और उन सामग्रियों के नाम भी तालिका 6.1 में लिखें जिनसे वे बनी हैं। प्रतिदिन के अवलोकनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी होती हैं। आइए सामग्रियों के विषय में अधिक जानें। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं और गंगा के मैदानों लहुरा देवा और बलूचिस्तान मेहरगढ़ में पाए गए हैं। लगभग 4000 सामान्य संवत पूर्व सिंधु सरस्वती मैदानों के कई मैदानों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, रंगाई, विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप, जिन्हें स्लिप कहा जाता है, का अनुप्रयोग, सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकें विकसित हुईं। यह तकनीकें हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 सामान्य संवत पूर्व के दौरान और भी परिष्कृत हो गईं, जिनमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिज़ाइनों से ज्यामितीय पैटर्न या जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया। हांडिया, थाली, कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानीपूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था और फिर छलनी से छानकर गूंथा जाता था। उसे एक घूमते पहिए पर आकार दिया जाता था और अंततः भट्टियों में पकाया जाता था। इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडारण तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। वस्तुओं को समूहों में कैसे बांटें? क्रियाकलाप 6.2 आइए समूह बनाएं। चित्र 6.1 में दिखाई गई वस्तुओं को किसी भी समान गुण जैसे आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, द्युतिहीनता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर समूहों में बांटें। आपने क्रियाकलाप 6.2 में वस्तुओं को समूहों में बांटने के लिए किस गुण का उपयोग किया? क्या आपके मित्रों ने समान गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए? आपने इन गतिविधियों से क्या सीखा? आपने देखा होगा कि एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। वस्तुओं को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूहों में विभाजित किया जा सकता है।
इसी प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 6.3। आइए विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 6.2 में दिए गए रिक्त स्थानों में इन सामग्रियों के नाम लिखें। गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उस प्रयोजन के आधार पर करते हैं जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक पेन विभिन्न सामग्रियों से बना हो सकता है, जैसे प्लास्टिक, धातु और स्याही। क्रियाकलाप 6.4। आइए खोज करें। चित्र 6.3 में एक ही आकार की लेकिन भिन्न भिन्न सामग्रियों से बनी विभिन्न गेंदों को दर्शाया गया है। एक एक करके गेंदें लें और किसी नियत ऊंचाई से गिराएं। जिस ऊंचाई तक गेंद उछलती है उसे तालिका 6.2 में अंकित करें। उस गेंद को पहचानें जो सबसे अधिक ऊंचाई तक उछलती है। खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें। उनका आकार, रंग, गठन, कठोर या मुलायम और वे कितनी ऊंचाई तक उछलती हैं, ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेल के लिए उपयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्रियों से क्यों बनी होती हैं। चित्र 6.4 का अवलोकन करें और वस्तुओं को यथासंभव विभिन्न विधियों से समूहों में विभाजित करें। आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग या जिस सामग्री से वे बनी हैं उनके आधार पर समूहों में विभाजित किया होगा। हमने सीखा कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं। इसी प्रकार एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है, दालें और अनाज दूसरे कोने में रखता है इत्यादि। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं के रखने की व्यवस्था कैसे की गई है। सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या हैं? आइए हम सामग्रियों के कुछ और गुण जानें। सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्रायः एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखती हैं। बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। वहीं लोहा तांबे या एल्युमिनियम से भिन्न दिखता है। तथापि लोहा, तांबा और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो उन्हें लकड़ी से अलग बनाती हैं। आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। कागज, गत्ता, लकड़ी, चौक, तांबे के तार, एल्युमिनियम की पन्नी और पीतल, कांस्य, स्टील इत्यादि से बनी किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करें। अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखें। क्या इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है? उनके गठन, चिकनी या खुरदरी, रंग और ध्यान देने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें। उन्हें उनके स्वरूप के आधार पर समूहों में विभाजित करके अपनी नोटबुक में लिखें। जिन सामग्रियों की सतह प्रायः चमकदार होती है उनका स्वरूप द्युतिमय अर्थात चमकदार होता है। चमक वाली ऐसी सामग्रियां सामान्यतः धातु होती हैं। धातुओं के उदाहरण में लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, सोना इत्यादि सम्मिलित हैं। तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती हैं। ये फीकी और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रायः केवल उनकी ताजी कटी हुई सतहों पर ही चमक देखते हैं। द्युतिहीन अर्थात चमकहीन सामग्रियां वे होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती। द्युतिहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण कागज, लकड़ी, रबर, जूट इत्यादि हैं। एक पुरानी कहावत है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। सभी चमकदार सामग्रियां धातु नहीं होती। कुछ सामग्रियों की सतहों को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थ की पतली परतों से लेपित किया जाता है।
जिससे वे चमकदार दिखती हैं। ये सामग्रियाँ धातु नहीं हो सकती। कौन कौन सी सामग्रियाँ कठोर होती हैं? जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से संपीड़ित करते हैं तो पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाना कठिन हो सकता है, जबकि कुछ अन्य सामग्रियों जैसे रबर आसानी से दबाया जा सकता है। एक धातु की चाबी लें और उससे लकड़ी के टुकड़े, एल्युमिनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चॉक और किसी भी अन्य सामग्री से बनी वस्तु की सतह को खरोंचने का प्रयास करें। क्या कुछ सामग्रियाँ दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से खरोंची जा सकती हैं? जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया या खरोंचा जा सकता है वे नरम होती हैं, जबकि अन्य सामग्रियाँ जिन्हें दबाना या खरोंचना कठिन होता है वे कठोर होती हैं। तथापि यह गुण सापेक्ष है। उदाहरण के लिए रबर स्पंज से कठोर होता है, लेकिन लोहे से नरम होता है। तालिका 6.3 में उल्लिखित वस्तुओं को एक एक करके लें। अनुभव करें कि ये वस्तुएं कठोर हैं या नरम। पता लगाएं कि वे किस सामग्री से बनी हैं। अपना अवलोकन तालिका 6.3 में लिखें। अपने अवलोकनों की तुलना अपने मित्रों के अवलोकनों से करें और चर्चा करें। आपने सीखा कि सामग्रियों में अलग अलग गुण हो सकते हैं, जैसे चमक, कठोरता, कोमलता, आकार और रंग। क्या आप सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? आइए आगे जानें। उन सामग्रियों का पता लगाएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं और वे सामग्रियां जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। घुलन, शीत और सारा अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। घुलन एक दीवार के पीछे छुप जाता है। शीत बगीचे में एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाती है, जबकि सारा फ्रॉस्टेड कांच के दरवाजे जिसकी सतह धुंधली होती है उसके पीछे छुप जाती है। शीत का छोटा भाई घर की कांच की खिड़की से यह सब होते हुए देख सकता है। जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। कांच, जल, हवा, सेलोफेन, कागज इत्यादि पारदर्शी सामग्रियों के उदाहरण हैं। घुलन, शीत और सारा ने छिपने के लिए इन स्थानों को क्यों चुना? आप सोचें कि क्या ऐसा संभव है कि शीत का भाई घर की लकड़ी की बंद खिड़की में से शीत और उसके मित्रों को देख सकता था? अधिकांश सामग्रियां ऐसी हैं जिनके आर पार आप देख नहीं पाते। इन सामग्रियों को अपारदर्शी कहा जाता है। लकड़ी, गत्ता और धातुएं अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहा जाता है। बटर पेपर और फ्रॉस्टेड कांच पारभासी सामग्रियों के उदाहरण हैं। चित्र 6.5 को देखें। घुलन, शीत, सारा और शीत के भाई द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति को पहचानें और नामांकित करें। चित्र 6.6 आइए वस्तुओं को वर्गीकृत करें। तालिका 6.4 में निम्नलिखित वस्तुओं को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत करें। 6.3.4 जल में क्या घुलनशील है क्या नहीं। शाम को जब घुलन खेल कर घर आया तो उसे पसीना आ रहा था। उसे थकान अनुभव हो रही थी और प्यास लग रही थी। घुलन की माँ ने एक गिलास जल में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और थोड़ा नींबू का रस मिलाया और उसे यह शिकंजी पिलाई। घुलन ने देखा कि उसकी माँ जल में चीनी और नमक मिला रही थी और थोड़ी देर बाद नमक और चीनी अदृश्य हो गए। आइए यह पता लगाने के लिए एक सरल क्रियाकलाप करें कि जब हम विभिन्न सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो वे कैसा व्यवहार करती हैं। क्रियाकलाप 6.7 आइए खोज करें। कुछ मात्रा में चीनी, नमक, चॉक पाउडर, रेत और बुरादा यानी लकड़ी का चूरा इकट्ठा करें। 5 गिलास लें और उनमें लगभग 2/3 जल भरें। पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी, दूसरे में नमक, तीसरे में चॉक पाउडर, चौथे में रेत और पाँचवें गिलास में बुरादा डालें। पूर्वानुमान लगाएं कि प्रत्येक स्थिति में घोलने का प्रयास करने पर क्या होता है। प्रत्येक गिलास की सामग्री को अच्छी तरह से घोलने के लिए 1 चम्मच का उपयोग करें।
कुछ मिनट प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है। अपने अवलोकनों को तालिका 6.5 में लिखें। आपने देखा होगा कि कुछ सामग्रियां जल में मिलाने पर पूर्णतः अदृश्य हो जाती हैं। हम कहते हैं कि यह सामग्री जल में घुल जाती है या यह जल में घुलनशील है। कुछ सामग्रियां जल में नहीं घुलती और कुछ बहुत देर तक घुलने पर भी अदृश्य नहीं होती। ये सामग्रियां जल में अघुलनशील हैं। जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है। आप स्वयं ORS बनाएं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का उपयोग दस्त या अन्य रोगों के कारण हुई पानी की कमी यानी निर्जलीकरण के उपचार के लिए किया जाता है। ये ORS पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजार में भी उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोलकर उपयोग किया जाता है। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो उबाल कर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाकर घर पर ही ORS तैयार किया जा सकता है। कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते और कुछ समय के लिए रख देने पर एक अलग परत बना लेते हैं। इसी प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती हैं जबकि अन्य नहीं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है। यह जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितना भारी या हल्का। क्रियाकलाप 6.8। आइए माप करें। 3 कागज के एक जैसे कप या कटोरे लें। प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से आधा भरें। एक कप में जल भरें और इसे क के रूप में चिह्नित करें। दूसरा रेत से भरें, इसे ख के रूप में चिह्नित करें और तीसरा कंकड़ से भरें और इसे ग के रूप में चिह्नित करें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सा भारी होगा और कौन सा हल्का होगा। प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन तौलें और उसमें दर्शाई संख्या को अपनी नोटबुक में लिखें। आंकड़ों की तुलना करें और निष्कर्ष निकालें कि कौन सा भारी या कौन सा हल्का है। क्रियाकलाप 6.8 के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई सामग्री भारी है या हल्की है। इसका पता द्रव्यमान नामक गुण को माप कर किया जा सकता है जब उसके आयतन समान हो। जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है और जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है। सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भार से निर्धारित होता है। आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार तथा उसके संबंध के विषय में और अधिक सीखेंगे। स्थान और आयतन। अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। यह अभिवादन स्वीकार करती हैं और एक विशेष प्रयोजन से कहती हैं, कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्या पूछती हैं, आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं? विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए स्थान नहीं है क्योंकि बस्ते ने स्थान घेर लिया है। बातचीत जारी रखते हुए वह 2 विद्यार्थियों को कांच के 2 समान गिलास देती हैं और उन्हें उनकी बोतलों में बचा हुआ जल क्रमशः गिलास में डालने के लिए कहती हैं। कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि एक का गिलास जल से आधा भर जाता है जबकि दूसरे का लगभग पूरा जल से भर जाता है। दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग अलग क्यों है? मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझाया कि दोनों गिलासों की क्षमता समान है। प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग है जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास में भरे हुए जल की तुलना में कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है। आपने दुकानों में अलग अलग आकार की पीने के जल की बोतलें बिकती हुई देखी होंगी। क्या आपने देखा है
कि बोतलों पर मात्रा के रूप में 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर इत्यादि लिखा है। यह बोतलों में जल के आयतन को दर्शाता है। अब आप वस्तुओं के कई गुणों के बारे में जानते हैं, तथापि सभी वस्तुओं में भी सभी गुण विद्यमान नहीं होते। द्रव्य क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन 2 गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक सामान्य नाम दे सकते हैं जिसमें ये 2 गुण विद्यमान हों? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है और इसे ग्राम और किलोग्राम की इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है। आयतन को लीटर और मिलीलीटर की इकाइयों में मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति SI में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। किलोग्राम को संक्षिप्त रूप से केजी लिखा जाता है। वाक्य के अंत को छोड़कर केजी के चिन्ह के बाद के और जी के बीच कोई जगह नहीं है और इसके बाद कोई बिंदु नहीं लगाया जाता है। द्रव्यमान लिखते समय हमेशा संख्या यानी संख्यात्मक मान और इकाई के बीच के अंतराल छोड़ें। उदाहरण के लिए, यदि द्रव्यमान 7 किलोग्राम है तो इसे 7 केजी के रूप में लिखा जाएगा, न कि 7 केजीएस के रूप में। इसी प्रकार मीटर को बड़े L के रूप में, मिलीलीटर को ml के रूप में संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। मिलीलीटर के बीच कोई अंतराल नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 500 मिलीलीटर जल है तो इसे 500 ml लिखा जाएगा। m छोटे अक्षर लोअर केस में होगा और L बड़े अक्षर अपर केस में होगा। SI प्रणाली में घन मीटर को संक्षेप में MQ लिखा जाता है। घन मीटर को दर्शाने के लिए संक्षिप्त नाम मूर्धांक यानी सुपरस्क्रिप्ट 3 से के साथ लिखा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास 2 घन मीटर आयतन है तो इसे 2 मीटर क्यूब लिखा जाएगा। संख्यात्मक मान और इकाई के बीच हमेशा एक स्थान छोड़ें। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। क्या हमारे आसपास की सभी सामग्रियां द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती हैं? इस संबंध में अपने मित्रों के साथ चर्चा करें। उदाहरण के लिए, जल द्रव्य है, रेत और कंकड़ द्रव्य हैं और इसी प्रकार कप भी द्रव्य है। सामग्रियां द्रव्य के वे प्रकार हैं जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। हमने सीखा कि सामग्रियां भिन्न भिन्न दिखती हैं और भिन्न भिन्न व्यवहार करती हैं। हमने सामग्रियों के समूह उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर बनाए। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि यह हमें सामग्रियों के गुणों के स्वरूप का अध्ययन और अवलोकन करने में सहायता करता है। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टानों, पौधों और जानवरों का भी वर्गीकरण करते हैं। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत में विविधता नामक अध्याय में सीखा है। सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत का भी वर्गीकरण भी उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन किया है? क्या यह वरदान है या अभिशाप? प्राचीन भारत में भी ऐसे ही वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान थी। आयुर्वेद, जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, उनमें भी भौतिक पदार्थों के समूह में बांटने की एक प्रणाली है। गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्षण सांद्र मृदु स्थिराः गुणाः ससूक्ष्म विशदाः विशन्ति सह विपर्यया। इस श्लोक के में यथार्थ रूप से 20 गुणों, विपरीत गुणों के 10 जोड़े के बारे में बताया गया है, जिसका उपयोग आयुर्वेद में सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन गुणों का उपयोग सभी जीवित प्रणालियों, पौधे, जंतु एवं मनुष्य, पर्यावरण और भोजन का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये गुण हैं गुरु यानी भारी, मंद यानी धीमा, हिम यानी ठंडा या शीतल, स्निग्ध यानी चिकना, श्लक्षण यानी मुलायम, सांद्र यानी ठोस, मृदु यानी मुलायम, स्थिर यानी स्थिर, सूक्ष्म यानी सूक्ष्म या छोटा,
विशद यानी गैर चिपचिपा, लघु भार में हल्का, तीक्ष्ण त्वरित यानी तीव्र, उष्ण यानी गर्म या तप्त, रुक्ष यानी सूखा, खर यानी खुरदुरा, द्रव यानी तरल, कठिन यानी कठोर, चल यानी चलायमान, गतिशील या अस्थिर, स्थूल यानी बड़ा या स्थूल, पिच्छल यानी चिपचिपा। अब इस पाठ के सारांश की ओर चलते हैं। वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाई जाती हैं। कोई वस्तु एक ही सामग्री या विभिन्न सामग्रियों के संयोजन से बनी हो सकती हैं। हम एक जैसे कार्य करने वाली वस्तुएं बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। सामग्रियों को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहा जाता है। सामग्रियों में विभिन्न गुण होते हैं जो उनके उपयोग को निर्धारित करते हैं। सामग्रियों को उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर समूहबद्ध या वर्गीकृत किया जाता है। सामग्रियाँ उनके स्वरूप के आधार पर समूहों में बांटी जा सकती हैं, जैसे द्वितीयमय यानी चमकदार, द्युतिहीन यानी चमकहीन, और कुछ को स्पर्श अनुभव के आधार पर जैसे कठोर या नरम। सामग्रियों को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसके आर पार कितनी स्पष्टता से देख सकते हैं। कुछ सामग्रियां जल में घुलनशील होती हैं जबकि अन्य अघुलनशील। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा का मापन है। धन्यवाद।